ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಮ್ಮ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರೇ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ, ಬಾಂಧವರೇ ಮತ್ತು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि 8 तारीख को बेंगलुरु की एक विशाल सभा को संबोधित करने हमें आना था, लेकिन जहाज में तकनीकी खराबी होने के कारण हमें रास्ते से वापस लौटना पड़ा और मैं आप लोगों के दर्शन नहीं कर सकी. ये मेरा दुर्भाग्य रहा. इसलिए मैंने भाई अनंत कुमार जी से कहा कि कल से संसद का सत्र प्रारंभ हो रहा है, मुझे दिल्ली रहना होगा, तो कम से कम एक दिन पहले हम बेंगलोर में रैली ज़रूर कर लें ताकि मैं बेंगलोर की जनता के दर्शन करके यहाँ के चुनाव का शुभारंभ कर सकूं. बंधुगण, मैं कर्नाटक की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार कर्नाटक में बनी. समूचे नेतृत्व की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ. सरकार अच्छी चली, आपके लिए बहुत काम किए उन्होंने, जनता के हित में योजनाएं बनाई, लेकिन सरकार में बैठे लोग जिस तरह झगड़ रहे थे उससे हमें बहुत दुख हुआ. सारा नेतृत्व दुखी हुआ. हमने उस स्थिति को सुधार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया. 2 बार मुख्यमंत्रियों का परिवर्तन भी किया, लेकिन अंतर कलह थमी नहीं. अंततः झगड़ा करने वाले छोड़कर चले गए. लेकिन एक बात का संतोष भी है मुझे कि मेरे दोनों मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा और जगदीश शेट्टर चाहे आंतरिक संकट से जूझ रहे थे, पर कर्नाटक की जनता उनकी आंख से ओझल नहीं हुई. दोनों ने जब बजट प्रस्तुत किया तो कर्नाटक की जनता को ढेरों ढेर उपहार दिए, ढेरों ढेर योजनाएं उनके लिए बनाई. आज माथा ऊंचा होता है अपने काम को देखकर, क्योंकि पहला वोट मांगा था वायदे पर, दूसरा वोट मांग रहे हैं काम पर, दूसरा वोट मांग रहे हैं विकास पर. इस समय तय आपको करना है. चुनाव में 4 पार्टियां हैं प्रमुख रूप से. बीजेपी है, कांग्रेस है, जेडीएस है और केजेपी है. मैं नीचे से शुरू करती. जहां तक केजेपी का सवाल है, वो पार्टी ना स्वयं सरकार बना सकती है और ना किसी की सरकार बनवा सकती है. इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि ऐसी पार्टी से खुद को क्यों जोड़ना जिसका भविष्य ही धूमिल है. कर्नाटक में केजेपी का कोई भविष्य नहीं है. ये भविष्यवाणी आज मैं इस मंच से करना चाहती हूं. जहां तक जेडीएस का सवाल है, वो केंद्र में कांग्रेस को समर्थन दे रही है. वो पार्टी भाजपा को भी उन्होंने समर्थन दिया था, लेकिन बाद में वचन भंग किया और उस वचन भंग का बदला लेते हुए आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनाई थी. तो उस वचन भंगी पार्टी को दोबारा सत्ता क्यों देना?
इसलिए उस वचनभंगी पार्टी से भी खुद को अलग कर लीजिए। अब बची कांग्रेस और बीजेपी। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है मित्रों, पुराने 9 वर्षों से कांग्रेस की सरकार केंद्र में चल रही है। कैसी है वो सरकार? घोटालों से घिरी हुई, भ्रष्टाचार से भरी हुई, आतंक से डरी हुई, जिसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त है और जो सरकार अनिर्णय से ग्रस्त है। क्या वैसी सरकार का पर्याय आपको कर्नाटक में चाहिए? ये प्रश्न पूछ रही हूं आपसे। एक घोटाला नहीं, एक बाढ़ आई हुई है घोटालों की सरकार में, बाढ़। और अपने ही घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है ये सरकार। 10-20 करोड़ का घोटाला नहीं करते मित्रों, 50-100 करोड़ का घोटाला भी नहीं करते, 1000-2000 का घोटाला भी नहीं करते। CWG का घोटाला किया 70,000 करोड़ का, और अपना रिकॉर्ड तोड़कर 2G का घोटाला किया 1,76,000 करोड़ का, और फिर अपना रिकॉर्ड तोड़ के कोल आवंटन का घोटाला किया 1,86,000 करोड़ का। एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है ये सरकार। अरे धरती पर तो घोटाले होते सुने थे, मगर कांग्रेस की सरकार ने तो धरती, आकाश, पाताल तीनों में घोटाले कर डाले। CWG का घोटाला धरती पर हुआ, खेल धरती पर हुए थे। 2G का घोटाला आकाश में हुआ, स्पेक्ट्रम का आवंटन का घोटाला, आकाश की लहरें बेच डाली, और कोयले का घोटाला पाताल में हुआ। तीनों लोकों में घोटाला करने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार है। लेकिन इनकी निर्लज्जता देखिए। 2 दिन पहले JPC की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है। पूरी निर्लज्जता के साथ JPC ने उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन वित्त मंत्री P चिदंबरम को पूरी तरह से बरी कर दिया है। लेकिन इतना ही नहीं किया, सबसे निष्कलंक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कटघरे में खड़ा करते हुए उनके सिर दोष मढ़ने का काम किया। अनंत जी, पता नहीं आपने पढ़ी कि नहीं, इस रिपोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी, जसवंत सिंह जी और अरुण शौरी पर नाम से टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि 43,000 करोड़ का घाटा अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाया। क्या कोई हिंदुस्तान का इंसान इस बात को स्वीकार कर सकता है? जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में संचार क्रांति करने का काम किया, आज उस पर ये आरोप मढ़ रहे हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी जो वर्षों से अस्वस्थ अपने घर पर लौटे हैं, बेशर्मी से आज उनको आरोपित करने का काम ये सरकार कर रही है। केवल घोटाले ही नहीं, हर महकमे में, हर विभाग में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि कोई फाइल बिना पैसे खसकती नहीं। और जहां तक मैंने कहा कि घोटाले से घिरी, भ्रष्टाचार से भरी, तीसरी बात मैंने कही, आतंक से डरी। मित्रों, संसद के अंदर और संसद के बाहर और प्रधानमंत्री से मिलकर हम बार बार उन्हें ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान से आप तब तक वार्ता बंद कर दीजिए जब तक पाकिस्तान अपने आतंक की ठिकानों को समाप्त नहीं कर देता। लेकिन हम हैरान हैं, चाहे 26/11 को मुंबई में ब्लास्ट हो जाए, चाहे बेंगलोर में 3 दिन पहले ब्लास्ट हो जाए, चाहे पाकिस्तान सेना के लोग सीमा के अंदर आकर हमारे सिपाहियों के सर काट के ले जाएं, लेकिन ये सरकार वार्ता जारी रखती है। जिस समय हमारे सिपाही शहीद हेमराज का सर कटा था, तो मैंने कहा था प्रधानमंत्री से कि पाकिस्तान के साथ वार्ता बंद कर दीजिए। तो 8 दिन के बाद बयान आया था, देयर कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल विद पाकिस्तान। मन को थोड़ा संतोष हुआ कि चलिए देर से जागे मगर जागे तो सही। मगर मित्रों, चंद दिन भी समाप्त नहीं हुए थे
कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ आए तो भारत के विदेश मंत्री स्पेशल भोज देने के लिए अजमेर पहुंचे। उनके साथ क्रिकेट का खेल जारी है, हॉकी के लोगों को वीजा देना जारी है। बेंगलोर के लोग मरते हैं। जब मुंबई में हुआ था घटनाक्रम तो बेंगलोर में आके कहा था प्रधानमंत्री ने कि बेंगलोर में हम एनएसजी का हब बनाएंगे। आज 3 साल उस बात को हो गई, आज तक बेंगलोर में एनएसजी का हब नहीं बना। आतंक से डरी हुई ये सरकार, अर्थव्यवस्था जिसकी ध्वस्त है, 5 और 6% की विकास दर, और 5 और 6% की विकास दर भी तब जब भाजपा शासित राज्य 10-10% की विकास दर दे रहे हैं। कृषि की विकास दर 3% तब जब भाजपा के शासित राज्य मध्य प्रदेश जैसे 18% की विकास दर दे रहे हैं। क्या ऐसी सरकार चाहिए आपको जो अनिर्णय से ग्रस्त है? कहते हैं कि ग्लोबल रिसेशन के कारण हमारी अर्थव्यवस्था खराब है। नहीं मित्रों, कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, यहां भी छपा होगा, 7.5 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्लियरेंस के लिए पड़े हैं। 7.5 लाख करोड़ के। कोई फाइल एक मेज से दूसरी मेज तक नहीं जा रही, कोई अधिकारी निर्णय नहीं कर रहा, किसी पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर नहीं हो रहे। पूंजी निवेशक देश छोड़कर बाहर पूंजी लगाना चाहते हैं। ऐसी अनिर्णय की सरकार जो चल रही है, क्या उसका पर्याय आपको यहां चाहिए? इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे एनडीए के तौर पर केंद्र में रही हो, चाहे कर्नाटक में रही हो, मैं गर्व से कह सकती हूं बेंगलोर का और कर्नाटक का जब जब हित सधा है वो तभी सधा है जब एनडीए की सरकार केंद्र में थी और जब बीजेपी की सरकार कर्नाटक में थी। बैठे हैं आपके बेंगलोर के एमपी भाई अनंत कुमार जी यहां। जिस समय सिविल एविएशन का महकमा दिया अटल जी ने, तो बेंगलोर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने का काम अनंत कुमार ने किया। जब अर्बन डेवलपमेंट का महकमा दिया अटल जी ने, तो बेंगलोर को मेट्रो देने का काम अनंत कुमार ने किया। कावेरी स्टेज 4 कौन लेकर आया, किसके दस्तखत हुए थे? 990 मिलियन पर डे का पानी आपको मिलता था। आज हम गर्व से माथा ऊंचा करके कह सकते हैं कि उसमें 500 मिलियन पर डे पानी का इजाफा, उसकी बढ़ोतरी किसने की है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और केवल शहर तक अपने विकास को सीमित नहीं रखा हमने। गांवों में 0% पर किसान को इंटरेस्ट देने वाली सरकार कौन सी है? पहली सरकार कर्नाटक की सरकार है। कोई एक वर्ग ऐसा नहीं रहा जो हमारी आंख से ओझल हुआ हो। अगर महिलाओं के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना बनी, तो बुजुर्गों के लिए संध्या योजना, संध्या सुरक्षा योजना बनी। किसानों के लिए भू चेतना योजना बनी। एक एक वर्ग को सामने रखकर हमारे मुख्यमंत्रियों ने बजट प्रस्तुत किए और कर्नाटक की जनता के सामने कल्याण का काम भी किया और विकास का काम भी किया। यह हमारा रिकॉर्ड है। कहते हैं पहला चुनाव वायदों पर लड़ना चाहिए, दूसरे चुनाव में वायदों का हिसाब देना चाहिए। आज मैं उसका हिसाब देने आई हूं और आपके सामने खोलकर अपना बही खाता रख रही हूं। लोग कहते हैं कि हाँ ये सब ठीक है, मगर कर्नाटक में भाजपा के लोग लड़ रहे थे। वो थे में है मित्रों, थे। आज क्या है? आज का चित्र है भाजपा एकजुट है, कांग्रेस बिखरी हुई है। एक के बाद एक बयान सुन लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि कांग्रेस का चुनाव अभियान श्रद्धांजलि की भेंट चढ़ गया है। एक एक नेता उनका एक दूसरे का गला काटने में लगा हुआ है। तो कर्नाटक में आज चित्र बदल गया है। वैसे भी इनके यहां सत्ता का कभी एक ध्रुव नहीं होता। सत्ता के 2 ध्रुव तो दिल्ली में ही हैं। एक 10 जनपद पर है, दूसरा 7 रेस कोर्स पर है।
और कांग्रेस ने ये नीति बना ली है। पहली नीति है कि अगर तुम पर कोई आरोप लगे और किसी सहयोगी दल के जिम्मे तुम ठीकरा फोड़ सको तो सहयोगी दल के सिर पर ठीकरा फोड़ के कांग्रेस को बचा लो। 2G का मामला आए तो राजा के सिर फोड़ दो, महंगाई का मामला उठे तो शरद पवार के सिर फोड़ दो, जहाज खरीद का मामला उठे तो प्रफुल्ल पटेल के सिर फोड़ दो, और नहीं तो ममता के, जब तक ममता थी तो ममता के सिर फोड़ दो। लेकिन अगर सरकार की बदनामी होने लगे तो ठीकरा मनमोहन सिंह के सिर फोड़ दो और 10 जनपद में सोनिया गांधी को बरी कर दो। एक अजीब सिलसिला है। अगर सरकार को वाहवाही मिलती है तो दोनों ध्रुव इकट्ठे होकर बटोरते हैं उसकी शाबाशी, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी। लेकिन अगर मनमोहन सिंह घेरे जाते हैं, सरकार की बदनामी होती है, तो 10 जनपद का ध्रुव अपने आप को अलग कर लेता है। अभी कल ही आपने सोनिया गांधी का बयान पढ़ा होगा। दिल्ली जो देश की राजधानी है, जो अपराध का अड्डा बन गई है, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ना 8 साल की बच्ची सुरक्षित है और ना 60 साल की बूढ़ी सुरक्षित है, जहां 16/12 की घटना के बाद हमने सोचा था कि शायद दिल्ली अब सुरक्षित होगी, लेकिन 5 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार ने वो पोल खोल के रख दी। तो कल सोनिया जी का बयान आया, अब बातों की जरूरत नहीं, कार्रवाई करनी चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं सोनिया जी से, सोनिया जी कार्रवाई कौन करेगा? करनी चाहिए कि भाषा विपक्ष के लिए होती है। सोनिया जी कार्रवाई करेंगे या कार्रवाई कर रहे हैं, ये भाषा सत्ता पक्ष की होती है। आप सत्ता पक्ष की मुखिया हैं, मनमोहन सिंह से ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन आप किसे सुना रही हैं? हाँ, अगर आप अपनी अंतरात्मा को सुनाकर कह रही हैं कि अब बातों का वक्त चला गया, कार्रवाई करनी चाहिए, तो मुझे संतोष होगा। लेकिन अगर आप ये किसी दूसरे को सुना रही हैं तो आप जनता को मूर्ख मत समझिए। जनता कहती है कार्रवाई आपको करनी है, आप किसको सुनाकर कह रही हैं कि कार्रवाई करनी चाहिए? पीछे राहुल गांधी का एक भाषण आया था, वो भी चाहिए की भाषा में बोल रहे थे। किसी ने मुझसे बाद में पूछा आपको उनका भाषण कैसा लगा, तो मैंने कहा अभिनय अच्छा था। इट वॉज अ गुड एक्टिंग परफॉर्मेंस, अच्छी एक्टिंग थी, वेल रिहर्स्ड थी, वेल डायरेक्टेड थी। स्पीच कहाँ थी उसमें, भाषण कहाँ था, कंटेंट कहाँ था? सिर्फ अभिनय ही अभिनय था। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रही हूं कि हमारे यहां अब सत्ता के 2 ध्रुव नहीं हैं। हमारे यहां झगड़े की जड़ मिट गई है। हमारे यहां जिस तरह से टिकट वितरण हुआ है, एक जगह से चू नहीं निकली है। कैसे कैसे हीरे हमने मंच पर बैठा रखे हैं। जो हमारे उम्मीदवार आज मंच पर बैठे हैं, श्री अश्वत्थ नारायण आपके स्थानीय विधायक हैं। मैं कह सकती हूं कि बेंगलोर का सबसे लोकप्रिय विधायक का अगर पुरस्कार मिले तो अश्वत्थ नारायण को मिलना चाहिए। बैठे हैं सुरेश कुमार, सर्टिफिकेट देकर कह सकती हूं कि कर्नाटक के सबसे ईमानदार मंत्री का अगर पुरस्कार मिले तो वो सुरेश कुमार को मिलना चाहिए। पीसी मोहन बैठे हैं, मेरे साथ लोकसभा में सांसद हैं, 2 बार इसी क्षेत्र से, चाहे वो नाम बदला हुआ था, यहाँ के विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में सांसद हैं। वेंकटेश मूर्ति बेंगलोर के मेयर हैं, इस समय के वर्तमान मेयर विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। हरीश हमारे एक्स डेप्यूटी मेयर हैं, पूर्व के डेप्यूटी मेयर हरीश यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बीवी गणेश हमारे कॉर्पोरेटर हैं और इस समय विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। जगदीश कुमार हमारे मंडल अध्यक्ष रहे हैं 12 वर्ष तक, वो हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारे हीरे हैं जो यहाँ बैठे हैं। अशोक तो इस समय विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो तो उप मुख्यमंत्री है हमारा आर अशोक। तो ये है हमारे जो हमने विधायक यहाँ चुनाव के मैदान में उतारे हैं। मित्रों, पिछली बार आपने 28 में से 17 जिताए थे, इस बार 17 से काम नहीं बनेगा।
क्योंकि अगर कहीं से घाटा होगा तो बेंगलोर को पूरा करना होगा। और एक दूसरी बात, ये जो झगड़े भी हमारे यहाँ हुए ना, वो इसलिए हुए कि आपने थोड़ी सी कमी रख दी। जब थोड़ी कमी रह जाती है तो अल्पमती सरकार मजबूरी में आ जाती है। मैं कहना चाहूंगी, इस बार कर्नाटक के लोगों से कहना चाहती हूं कि मैं विश्वास दिलाने आई हूं आपको, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सबक सीखा है पिछली बार की सरकार से। हम उस इतिहास को दोहराएंगे नहीं, हम आपको स्वच्छ सरकार भी देंगे और सफल सरकार भी देंगे और बिना झगड़ों की निर्विवाद सरकार भी देंगे। लेकिन आपका सहयोग चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हमारे यहाँ चुनाव का संचालन हमारे 7 बड़े साथी कर रहे हैं। जगदीश शेट्टर, सदानंद गौड़ा, अनंत कुमार, ईश्वरप्पा, प्रहलाद जोशी, आर अशोक और गोविंद कारजोल, ये हमारे सूरज के 7 घोड़ों की तरह सूर्य के रथ को हाँक रहे हैं, हमारे चुनावी रथ का संचालन कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है ये सूर्य के 7 घोड़े सूर्य की तरह भारतीय जनता पार्टी को चमकाने का काम करेंगे और उस चमक में आप शामिल होंगे, उसे चमकाने में आप सहयोग देंगे। ये विश्वास लेकर के मैं बेंगलोर से आपके चुनाव का शुभारंभ करती हूं और आप सबका अभिनंदन करते हुए आपसे वोट की अपील करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की।